कल हमने जितना किया उसमें क्या डाउट है या नहीं है? कोई डाउट है? कोई डाउट आपको? कोई डाउट? हाँ? नहीं? आकाश कुछ नहीं? चलो ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन्हें हम बोलते थे उसमें क्या क्या इंक्लूड था? क्या क्या बनाएंगे हम उसमें? हाँ, शेड्यूल्स हो गए, शेड्यूल्स हो सकते हैं बैलेंस शीट के। ट्रेडिंग, मेन तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हो गए, है ना? बाकी वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह भी हो सकते हैं, पर वो हमें बनाने नहीं, है ना? तो हमें क्या क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके साथ हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और उसके साथ बनाएंगे हम नोट्स एंड चेक। ठीक है। अब उसके बाद हमने एक्सपेंडिचर की बात की थी कुछ। कौन कौन से एक्सपेंडिचर पढ़े थे हमने? कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तीन पढ़े थे। ठीक है, तीन एक्सपेंडिचर पढ़े थे। और अब मुझे बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या थे, मतलब किन्हें बोलते थे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक आधा एग्जांपल दे दो। नॉन रिकरिंग इन नेचर, अच्छा। और हाँ हाँ, एक साल से ज्यादा सालों के लिए हमें क्या आता है? मिलता रहता है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल दे दो। मशीनरी के लिए आपने कोई खर्चा किया है तो मशीनरी आपको कई सालों तक बेनिफिट देगी। ठीक है। दूसरा कौन है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर ही क्या हो जाता है, हम ले लेते हैं, पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या पढ़ा था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? हाँ, मतलब हम क्या करते हैं, उनको डेफर कर देते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर दें तो एडवर्टाइजमेंट पे हमने कोई बड़े यूट्यूबर को पैसा दिया था कि भाई तुम जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट करो, तो फिर हमने उस खर्चे को 5 सालों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, वो था हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले देखो, एक्सपेंडिचर की हमने बात कर ली, अब रिसिप्ट्स की भी बात कर ले। अरे यार, चल नहीं रहा, तुम भी कलाकार आदमी है यार। अब हम बात करेंगे रिसिप्ट्स की, उसकी बात करेंगे रिसिप्ट्स। ठीक है। तुम्हारी तरफ मैं भी कलाकार हूँ भाई साहब, कहा तो लगा ही नहीं इधर। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिसिप्ट की। अच्छा, रिसिप्ट में भी हम दो तरीके की बात करेंगे। एक होगा कैपिटल रिसिप्ट्स, और दूसरा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अच्छा, अब कैपिटल रिसिप्ट्स कहने का मतलब क्या है? देखो, अब हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स हमेशा नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, कैपिटल रिसिप्ट से क्या होगा, या तो आपका एसेट्स कम होगा या फिर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिर आपका एसेट्स कम होगा। ये आपको देखना है, तब वो क्या बन जाएगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर आप बैंक लोन लेते हो तो वो क्या है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। उससे क्या होगा ना, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लोन ले रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, तो वो क्या हो गया, हमारा कैपिटल रिसिप्ट। और नॉन रिकरिंग नेचर का है, ऐसा तो नहीं रोज चले जाओगे बैंक के पास, भाई दे दे भाई दे दे। तो कभी कभार ही लोगे लोन, तो है ना। अच्छा, अब एसेट्स कैसे कम होगा? जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये लो, फिक्स एसेट। जैसे मशीनरी हमने कोई खरीदी थी, उसको हमने यूज किया और बाद में उसको बेच दिया, समझ गए? बाद में हमने उसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप मशीनरी रोज बेचोगे। भाई आपका काम है कपड़े बनाने, आपने मशीनें खरीदी है, तो ऐसा थोड़ी कि आप कपड़े छोड़ के मशीनें बेचने लग जाओगे उसमें ना।
मशीनें आपने ली, उसका बेनिफिट लिया, उसको यूज किया, उसके बाद कभी कभार ही बेचोगे, नॉन रिकरिंग नेचर। तो ये भी क्या है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो नॉन रिकरिंग नेचर के तो होंगे ही ये भी, और उससे क्या होगा, आपका या तो एसेट्स गिरेगा या फिर आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट। आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले, है ना, लिखना सही रहेगा साथ साथ में। तो इसमें लिखो द अमाउंट रिसीव्ड बाय एंटरप्राइजेस विच, जो क्या करेगा, आइदर इंक्रीजेस, ठीक है, लाइबिलिटी और डिक्रीजेस एसेट्स। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे इसको, ये कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग इन नेचर, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे रिसिप्ट्स जिनसे या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर आपका एसेट्स की वैल्यू, आपका कोई फिक्स एसेट्स कम हो रहा है, और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट समझ आ गया, कैपिटल रिसिप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके हम एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो हमने क्या क्या बोला है, जैसे बैंक लोन, जैसे, और दूसरा हम लिखना चाहें अगर तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। समझ आया, पक्का इतना समझ आया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब रेवेन्यू नेचर में क्या होगा, रेवेन्यू नेचर में क्या होगा, अच्छा मैं पहला ये लिख दूं सीधा रिकरिंग इन नेचर। इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। रिकरिंग इन नेचर जैसे कहने का मतलब क्या है, हम कोई गुड्स बेच रहे हैं, सपोज आपकी दुकान है कपड़े बेचने की, कपड़ों की दुकान है आपकी, गारमेंट शॉप है, तो आप कपड़े बार बार बेचोगे, उससे आपके पैसा आता रहेगा ना, तो वो है रिवेन्यू रिसिप्ट। वो क्या है आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट, समझ गए। जैसे हमारा ये सेंटर है, सपोज करो आपको मैं क्लासेस दे रहा हूँ, आपसे पैसा आ रहा है, तो वो क्या है मेरा रिवेन्यू रिसिप्ट है। कल को मैं ये कंप्यूटर बेच दूं अपना, है ना, तो ये क्या है मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बेचना मेरा काम नहीं है, समझ रहे हो? वो तो कभी कभार अगर बुरे दिन आए तो तब की बात अलग है ना, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट में जाना पड़ेगा। या फिर इतने अच्छे दिन आ गए कि सारे पुराने बेचो, सारे नए लगेंगे आप, है ना, तब बात अलग है। हे भगवान। अच्छा, अब दूसरा, अगर मैं इसमें दूसरा पॉइंट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, दूज रिसिप्ट्स। अच्छा, क्या ये कोई लाइबिलिटी बढ़ाएगी हमारी, ये जो अमाउंट होंगे क्या ये कोई लाइबिलिटी बढ़ाएगी, कोई एसेट्स कम करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। दूज रिसिप्ट्स विच, ना इससे कोई हमारा फिक्स एसेट्स कम होगा, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, ये कब रिसीव होंगे हमें, नाइदर मतलब ना ऐसा ना ऐसा, नाइदर और नॉर। जब आप कभी आपको नेगेटिव सेंस में यूज करना हो कि ना ऐसा होगा और ना वैसा होगा, तो नाइदर और नॉर, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो आइदर और, समझ गए। नाइदर क्रिएट, अरे ये पूछ रहा हूँ क्या लिखा है, मुझे लगा ये पूछ रहा नाइदर क्यों लगाया, क्यों लिखा, ठीक है। हाँ, इट इज रिसीव्ड इन, देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये कैसे मिलेगा हमें, कब कैसे आएगा ये, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस,
राइटिंग समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी गंदी भी नहीं है, खैर वैसा तो पूछ भी सकते हो आप, है ना, थोड़ा इसलिए वैसे चलता भी है ना, समझ लो। तो अब हमें कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में फर्क पता चल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हमें पैसा आ रहा है, आने दो, वो क्या हो गया हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब कोई फिक्स एसेट ही बेच दिया, आप खाने के लिए नहीं बेचा भाई साहब, फिक्स एसेट बेचो आप, है ना, अब खाने के भी पैसे नहीं, तो क्या करो फिर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ जैसे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, अच्छा अब मैं गुड्स तो नहीं बेच रहा हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट तो मेरी भी है भाई साहब, है ना, तो क्या मैं सेल कर रहा हूँ सर्विसेज, सेल तो नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ना, सर्विसेज के लिए क्या बोलेंगे, रेंडर करना है ना, रेंडरिंग द सर्विसेज, है ना। अच्छा वैसे मैं एक चीज बता दूं आपको, जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड यूज होता है सप्लाई, मैंने आपको पहले बताया था जीएसटी में कौन सा वर्ड यूज होता है, सेल वर्ड यूज नहीं करते हम, वर्ड यूज करते हैं सप्लाई, क्योंकि ऐसा हुआ कि भाई बोला सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो बोला यार दो वर्ड नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, कॉमन टर्म यूज करनी है, तो उसके लिए क्या यूज किया, सप्लाई। तो जीएसटी में क्या यूज होता है, सप्लाई, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो एक ही कॉमन वर्ड यूज हो गया, समझ गए, इसलिए हम जीएसटी में सप्लाई वर्ड यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ी सी आपको एक आधे फॉर्मेट बनाना सिखा देता हूँ पहले, है ना, कि फॉर्मेट कैसा बनेगा। अच्छा आपके बुक में भी बना हुआ है फॉर्मेट वैसे तो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का देखिए हम, अगर फॉर्मेट हम देखना चाहें ट्रेडिंग अकाउंट का, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, अरे यार घोर बेइज्जती हो गई भाई साहब, इससे ज्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि हमने बोला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे बनानी है हमें, सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको बनाना है, हम ऐसे लिखेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी जल्दी लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, पहले तो ऐसे बनाएंगे इसको, ये मैंने बनाया, तो ये नहीं बोलेगा कि लाइनें टेढ़ी हैं या फिर, इतना बड़ा बना देते हैं, ठीक है, तुम्हें सीधी लाइन खींचनी है और हंसना नहीं है, ठीक है, क्या नहीं करना है, हंसना नहीं है, ठीक है, ये होगी हमारी डेबिट साइड, कह सकते हैं हम इसे, ये होगी हमारे क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ पर्टिकुलर, क्या लिखना चाहूंगा, पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा अमाउंट, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा अमाउंट, समझ गए, मतलब दो साइड होंगे इसकी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, एक साइड पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा इसमें हम डेट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ईयर एंड पे ही बनाएंगे, 31 मार्च को ही बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, जो भी साल होगा, 2023 हम मान के चल लेते हैं अभी, है ना, अभी जो साल गया। तो देखो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड पे आइटम आनी है आपकी, वो आना है, यहाँ पर आपने लिखना है टू ओपनिंग, सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आपने क्या करना है, ये अमाउंट लिख दिया, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे लिखूंगा टू परचेजेस, यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू परचेज, ठीक है, टू परचेजेस लिख लेता हूँ मैं, पर परचेजेस में बाहर नहीं लिखूंगा सीधे, क्यों, अभी बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परचेजेस का अमाउंट लिखूंगा, यहाँ पे करूंगा मैं लेस,
लेस क्या करूंगा, परचेज रिटर्न, क्या लिखूंगा, परचेज रिटर्न। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको लेस कर दिया, और यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी नेट जो वैल्यू, ठीक है। तो मतलब परचेज में से क्या माइनस करूंगा मैं, परचेज रिटर्न, तो मेरी यहाँ आ जाएगी, समझ गए। अच्छा अब आपको एक चीज और पता चल गई यहाँ पे कि नेट परचेज मीन्स व्हाट, नेट परचेज का मतलब हो गया परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेट परचेज, ठीक है। एक हमने एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला भी पढ़ा था कभी किसी जमाने में, आएंगे उन फॉर्मूले पे भी अभी, ठीक है। तो नेट परचेज का फॉर्मूला क्या हो गया आपके हिसाब से, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब यहाँ पर आएंगे हम, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा आप जब अकाउंटिंग करते हो तो बार बार पूछते हो ना कि डायरेक्ट में रखना है इनडायरेक्ट में रखना है, तो इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। एक इसमें और आता है टू स्टोर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स कंज्यूम्ड, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको दिया रहेगा स्टोर्स कंज्यूम्ड, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा होता है ना, जैसे आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, तो उसके साथ पैकिंग मटेरियल वगैरह ऐसी छोटी मोटी काफी सारी चीजें लगती है ना, तो वो आपने कितने यूज किए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डेबिट साइड हमारे ये आइटमें रहेंगी ट्रेडिंग अकाउंट, समझ गए। अच्छा इस साइड क्या आएगा, इस साइड सबसे पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ बाई क्लोजिंग स्टॉक, इस साइड क्या लिखूंगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई और टू तो पता ही है ना, हम सारे अकाउंट में वैसे ही लिखते थे पहले से ही, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर हम थोड़ी सी लाइनें छोड़ देते हैं, दो तीन, मैं आपको बताऊंगा क्यों छोड़ी हमने। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाई सेल्स। अच्छा मुझे ये बताओ, सेल्स सीधे बाहर लिखूं मैं या अंदर लिखूं, अंदर लिखूं, क्यों लिखना है मुझे अंदर, क्योंकि इसमें से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न, क्या है, माइनस करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न। अच्छा इसमें देखो जो ब्रैकेट में मैंने वैल्यू लिखी है मतलब ये माइनस में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो क्या है मेरे माइनस है, तो यहाँ पर मेरी क्या आ जाएगी, नेट सेल्स आ जाएगी। इसका मतलब आपको एक चीज और पता चल गई, नेट सेल्स मीन्स व्हाट, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, पक्का, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पर आएंगी, इतनी चीजें क्या होगा यहाँ पर आएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल, यहाँ पर क्या करोगे, इस साइड का टोटल, और हम कैसे करते थे, जिस साइड का ज्यादा हो उसी साइड पे लिखते थे ना दोनों जगह, बिल्कुल सेम अकाउंट बनाते थे। अच्छा अब यहाँ क्या निकलेगा, अगर सपोज करो हमारी ये वाली साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ये वाली साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो हम जब अकाउंट बनाते थे क्या लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी वगैरह करके लिखते थे, है ना, इस साइड लिखते थे, इस साइड, अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का कम है तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू लिखते थे ना, लिखते थे नहीं लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे। तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का कम है तो हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ रही है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस, कहने का मतलब है अगर ये आपकी क्या है, रेवेन्यू साइड है ना, इस साइड आपके सेल वगैरह सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा आया कम है और आपने खर्चे ज्यादा कर दिए तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। पर ये क्या है, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको एक चीज और पता चल गई कि हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता करने, समझ गए, क्लियर हो गया। तो अब जो ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बनेगा हमारा निकलेगा, इसको हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर वहां से निकालेंगे हम नेट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, तो समझ गए। तो मैं यहाँ पे लिख दूं थोड़ा सा, अगर हम ऐसे हाथ बनाए बढ़िया वाला, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखें ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड
ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, इतना पता चल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत, ट्रेडिंग अकाउंट बना दोगे आप, है ना। बस आपको दिक्कतें कहाँ है अभी, आप बोलोगे यार चलो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में समझ गया, परचेज में समझ गया, परचेज रिटर्न भी समझ गया, इधर से मैं क्लोजिंग स्टॉक समझ गया, सेल्स रिटर्न भी समझ गया, तो जो ये आपने डायरेक्ट एक्सपेंस और स्टोर कंज्यूम लिखा है भाई साहब, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा मुझे कि भाई मैं किसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानूंगा और किसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानूंगा, समझ गए। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको, आपको कोई डाउट है, वेरी गुड, मैं मान ही नहीं सकता आपको कोई डाउट आए, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब, इनको कभी डाउट आए। तो हमने एक स्टार मार्क लगाया था पहला किस पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझ गए। अच्छा, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम एक काम करते हैं, आपने शर्ट्स पहनी है, वो शर्ट जो है किसी फैक्ट्री में बनी होगी, किसी फैक्ट्री में बनी होगी, फिर फैक्ट्री वाले ने वो अपने शोरूम पे दी होगी, या हम कह सकते हैं शोरूम कह लो, या फिर अपना शॉप कह लो, या कुछ भी कह लो, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इसका ऑफिस भी है जहां से ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, समझ गए, क्लियर हो गया। फिर आपने वहां से क्या करिए, खरीदे, समझ गए। तो फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, फैक्ट्री मतलब जहां पे चीजें क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहाँ, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, ठीक है, तो फैक्ट्री होगी, तो फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब किसी चीज को बनाने में जितनी भी चीजें लग रही है वो सारी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे उसको बनाने में आ रहे हैं वो सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे अब देखो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जो मजदूर काम करेंगे उनको हम वेजेस देंगे, क्या देंगे, दिहाड़ी देंगे ना, तो वो क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। फैक्ट्री है, वहां पे लाइट जाती है, जनरेटर है, उसके लिए पेट्रोल वगैरह लगता है, जो जनरेटर वगैरह के खर्चे हो गए, ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा, जो वहां पे मशीन है उनकी रिपेयर वगैरह होगी, तो वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इधर के ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह जितने भी हैं ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहने का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब जितने जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतना क्लियर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस कहने का मतलब जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, जहाँ फैक्ट्री में जो माल बन रहा है उसके जितने खर्चे हैं वो सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत है, हाँ। अभी आते हैं फ्रेट वगैरह, इन सारी चीजों पे भी आते हैं। फ्रेट, दो तरीके का फ्रेट हो सकता है ना, जो या तो आपने जैसे फैक्ट्री में माल मंगाया तो उसे हम बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड बोल देते हैं, ठीक है, या कैरीज इनवर्ड बोल देते हैं, कैरीज ऑन परचेजेस बोल देते हैं, कैरीज ऑन इनवर्ड बोल देते हैं, ठीक है, ये सारे नाम है। तो परचेजेस पे जो आपका फ्रेट लगा हुआ है, इनवर्ड आपका फ्रेट है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जो आउटवर्ड है, ऐसा भी तो होगा कि आपने माल कहीं बेचना है तो वहां भेजने के लिए आप फ्रेट लगा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी जेब से भर रहे हो पैसा, ठीक है, तो वो क्या है, फ्रेट आउटवर्ड है, समझ गए, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैंने आपको कहा वेजेस जो हम फैक्ट्री में देंगे वो क्या होंगे, या तो मैं बोलूंगा वेजेस, या मैं नाम दूंगा सैलरी, या मैं नाम दूंगा सैलरी एंड वेजेस, या मैं नाम दूंगा वेजेस एंड
समझ गए? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला मैंने क्या बोला, वेजेस, वेजेस मतलब दिहाड़ी। सैलरी मतलब भाई आपने कोई बंदा रखा हो फिक्स सैलरी पे है, ठीक है, महीने के एंड में उसको पैसे देने हैं रुला रुला के। सैलरी एंड वेजेस, एक हमने वर्ड यूज कर दिया सैलरी एंड वेजेस, इसमें दोनों चीज आ गई। एक वर्ड हमने यूज कर दिया वेजेस एंड सैलरी। तो कहने का मतलब है वेजेस मैंने कहा कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट, DIRECT है, ठीक है, ई छोटा हो गया सी बड़ा हो गया, ध्यान रखना। ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट। सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट। अच्छा अब सैलरी एंड वेजेस ये भी क्या है, इनडायरेक्ट। इस पे लफड़ा हो गया। बोला यार ये क्या बात है भाई साहब, तुमने बोला वेजेस क्या है, डायरेक्ट है, और सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट है। यहाँ तक तो हमने कोई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर भैया अब हम इसमें तो सैलरी भी है, इसमें वेजेस भी है, अब तुमने सारे को इनडायरेक्ट मान लिया, ये तो दिक्कत वाला काम है, गलत है ये तो। ठीक है, तो बोला कि भाई ऐसा है, अब ये वेजेस एंड सैलरी है, इसको हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए? इसको हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो क्या बोला, बोला भाई हम जो है ना सिर्फ पहला वाला वर्ड देखेंगे, जो पहला वर्ड है वो क्या होगा, वही देखा जाएगा। समझ गए? जो पहला वर्ड है वही देखा जाएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो इनडायरेक्ट, सारा खर्चा इनडायरेक्ट। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरी तो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए? खाली सैलरी है इनडायरेक्ट, खाली वेजेस है डायरेक्ट, कोई लफड़ा नहीं। अब सैलरी एंड वेजेस लिख दिया अगर उसने आपके लिए तो आप क्या बोलोगे, सारे के सारे को इनडायरेक्ट। अगर उसने वेजेस एंड सैलरी लिख लिया तो सारे के सारे को डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए? ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के और एग्जांपल लिखो, लिख लेते हैं हम। अगला हम बोल सकते हैं कैरेज एंड वर्ड, जो आप मेरे से अभी बात कर रहे थे, कैरेज एंड वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं, इसी को हम दूसरे क्या बोल सकते हैं, फ्रेट एंड वर्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, इसी को और थोड़ा बढ़िया नाम अगर हम दें तो कैरेज ऑन परचेजेस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं तो फ्यूल एंड पावर। हाँ हाँ, है क्या ये, ठीक है, फ्यूल एंड पावर वहां पे यूज हो रहा है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस कोई भी अगर हैं तो, ठीक है, उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, छोटे मोटे कई खर्चे हैं, तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं बेसिकली वो सारे के सारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए? अच्छा अब हमने कहा जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है भाई साहब वो क्या है, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम कुछ एग्जांपल ले लें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम कुछ एग्जांपल ले तो एक तो जरा बताना, जरा बताओ यार अपनी तरफ से। पहला हो गया सैलरी, और दूसरा रेंट। रेंट कौन सा, ऑफिस रेंट, शोरूम का रेंट, ये सारे रेंट। ठीक है, फैक्ट्री का रेंट नहीं। अच्छा अगर हम बोले और फ्रेट, कौन सा वाला, आउटवर्ड है ना। और अच्छा इसी को हम दूसरा नाम भी दें अगर तो कैरीज ऑन, ऊपर परचेज था तो यहाँ कौन सा, सेल्स। और कौन सा हो सकता है, और जितने भी ऑफिस एक्सपेंस आपके होंगे, भाई ऑफिस में भी मेहमान आया चाय पिलाई, तुम्हें चाय पिलाई, सबको चाय पिलाई, है ना। समझ गए? इतना क्लियर हो गया, पक्का? भाई समझ आया नहीं आया, समझ आया? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो समझ गए। अब तुम्हें क्लियर हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है। डायरेक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग से जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो हमारी फैक्ट्री पे सारे, जो फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट मतलब जो हमारे
बाकी के एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस वगैरह के, शोरूम वगैरह के, सेलिंग, जो हम बेचने के लिए जो हमारे क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं बाकी, है ना, समझ गए, क्लियर। तो आपने खर्चे कौन से लेने हैं, जो हमारे बिजनेस के खर्चे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हमने पहले ही कहा था। अच्छा, अब एक वर्ड हमने ऊपर दूसरा और स्टार मार्क लगाया था, जिसे हमने बोला था, क्या बोला था, स्टोर्स कंज्यूम। अच्छा, इसमें आप एक फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, कई बार अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि स्टोर कंज्यूम निकालो, तो आपको फॉर्मूला लिखना है इसमें। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ओपनिंग, ओपनिंग स्टोर्स, ठीक है, मैं सीधे ओपनिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, ओपनिंग और वो नहीं लिख रहा हूँ, तो यार लिख ही लेता हूँ, कहीं तुम ओपनिंग स्टॉक ही ले लो इसमें, तो ओपनिंग स्टोर है ना, प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, परचेज ऑफ स्टोर्स, और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस क्लोजिंग, समझ गए, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, स्टोर्स कंज्यूम निकल जाएगा। सिंपल सी बात है ना, जितना ओपनिंग था उसमें परचेज जोड़ दी, जो बचा हुआ माइनस कर दिया, इसका मतलब हमने बाकी इतने खर्च पे खपत कर ली। क्लियर हुआ, इतना नहीं हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर हुआ, पक्का, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में लिखो, चलो इसमें मैं दे देता हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, 31 मार्च 2024 को आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 10 लाख का, परचेज है आपकी 15 लाख की, ठीक है, परचेज रिटर्न है आपकी, पीआर लिख दूं, ठीक है, शॉर्ट में ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख की, इसमें आपके वेजेस हैं आपके 3 लाख के, ठीक है, सैलरी है आपकी, ये 3 लाख है, ठीक है, 2 लाख की, ओके, फैक्ट्री का रेंट है आपका 1 लाख रुपए, यहाँ पर ऑफिस का रेंट है आपका 1 लाख रुपए, मेरे ज्यादा जगह हो रही है ना, यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, वरना तो मैं बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है, यहीं आगे लिख रहा हूं मैं, सेल है आपकी 10 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 6 लाख का, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 6 लाख का, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हमने ना, और यहाँ पे मैं सेल रिटर्न कर देता हूँ 50,000 के, कितने के, 50,000 के, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बोली थी और वो हम रह गए ना, वो रह गई तो फिर रह ही गई वो चीज, अभी बताता हूँ, मैंने आपको जगह छुड़वाई थी यहाँ पे, मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक पे जगह छोड़ी तो होती है, यहाँ पे मुझे कुछ बताना है ना, क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कोई मार्केट वैल्यू भी होता है, कोई मार्केट प्राइस तो होगा ही ना उसका, और आपकी कॉस्ट भी होगी, कॉस्ट मतलब जितना आपको पड़ा है बनाने में, समझ गए, वही होगा ना, कॉस्ट होगी। अच्छा, और मार्केट प्राइस भी होगा, सपोज मैंने कोई ये पेन बनाया, इस पेन की कॉस्ट मुझे पड़ी है 10 रुपए, आज इसकी मार्केट प्राइस हो सकता है 12 रुपए हो सकता है 8 रुपए, दोनों में या तो कम होगी या ज्यादा होगी, है ना, या बराबर भी हो सकती है, यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्या लेना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा ये पेन है, इसकी कॉस्ट है मेरी 10 रुपए, कॉस्ट है मेरी 10 रुपए, पर आज इसका मार्केट प्राइस है 8 रुपए, तो मैं कितना लूंगा क्लोजिंग स्टॉक में, 8 रुपए। अच्छा, अब मेरी कॉस्ट है इसकी 10 रुपए,
और मार्केट प्राइस है इसका 15 रुपए, तो अभी मैं कितना लूंगा, 10 रुपए। दोनों में से जो कम होगा मुझे वो लेनी है, समझ गए? ठीक है, अब इसके हिसाब से एक बार जरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो जल्दी से, फिर हम भी देखें कि आप कितने बड़े 30 मार्क का हो। या तो इसमें क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा, दोनों में से एक ही चीज निकलेगी। दोनों चीज तो नहीं निकलेगी ना, कभी हो सकता है कि प्रॉफिट भी हो गया लॉस भी हो गया।